जगत गुरु भद्राचार्य जी को 22 भाषाओं का ज्ञान है और वर्ष 2005 में भारतीय ज्ञानपीठ संस्थान ने इस पुरस्कार को कर दिया 7 लाख। साहित्य के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा पुरस्कार भारत का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है तुलसीदास जी को मिला है। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेया वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञानम में। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में, जो कि है ज्ञानपीठ पुरस्कार। आज हम जानेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है, उसका इतिहास क्या रहा है और वो कब से शुरू हुआ है। तो आइए मुकेश सर, इन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करते हैं। आपका पहला सवाल ये है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से रहा है तथा क्या इतिहास रहा है इसका। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करेंगे तो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है और भारतीय ज्ञानपीठ की स्थापना वर्ष 1944 में की गई और भारतीय ज्ञानपीठ के पारिवारिक श्री शांति प्रसाद साहू के 50वें वर्षगांठ के अवसर पर 1961 में इनके परिवार के लोगों ने यह सोचा कि हमें संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में कुछ ऐसा करना चाहिए जो एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करे। और इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा 1961 में साहित्य के क्षेत्र के लिए एक ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की। तो ये भारत में साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो 1961 में स्टैब्लिश किया गया और 1965 से प्रत्येक वर्ष दिया जा रहा है। तो चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के साहित्य को प्रदान किया जाता है। देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर हम वर्ष 2013 से पहले जाए तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, 8th जो शेड्यूल है, इस अनुसूची में जो भाषाएं शामिल है, जैसे अगर हम लोग भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची को देखें तो इसमें उसमें कुल 22 लैंग्वेज यानी 22 भाषाएं उसमें। तो उस 22 भाषाओं में अगर किसी लेखक ने किसी साहित्य को लिखा है तो उन 22 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जा सकता है। और इस 8वीं अनुसूची में इंग्लिश यानी अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया, लेकिन भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के द्वारा वर्ष 2013 में अंग्रेजी को भी शामिल किया गया और पहली बार वर्ष 2019 में अंग्रेजी में भी ये पुरस्कार दिया गया। तो वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के साथ साथ अंग्रेजी में भी ये पुरस्कार यानी भारत की ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। आइए हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार का क्या विदेशियों को भी दिया जा सकता है। देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल नागरिकों को दिया जा रहा है। अभी तक जो दिया गया वो केवल नागरिकों को दिया गया और ये इसमें विदेशियों को नहीं शामिल किया। तो ये विदेशियों को तो नहीं मिल सकता है, लेकिन कोई अगर भारतीय है तो उनको अगर किसी क्षेत्र में उसने अच्छा साहित्य लिखा है 22 भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में, तो उसको ये पुरस्कार मिलेगा। तो ये विदेशियों को नहीं मिलता है। चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के चयन की प्रक्रिया क्या है। देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की चयन की प्रक्रिया बड़ी जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि देश का सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक पुरस्कार है तो किसी ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जो योग्य हो। इसके लिए भारतीय ज्ञानपीठ ने एक कमेटी बनाई है, एक भाषा प्रयोग समिति है जिसमें कुल 3 सदस्य होते हैं। तो वो 3 सदस्य हर भाषा से होते हैं। जैसे कुल हमने कहा कि 22 भाषाएं प्लस इंग्लिश, तो हर लैंग्वेज को देखने के लिए कमेटी होती है। वो कमेटी जांच करती है कि इस वर्ष कौन सा साहित्यकार है जिसने किस भाषा में ख्याति अर्जित करी या किसने अच्छा लेख लिखा। और उस कमेटी के बाद एक प्रवर समिति और होती है जिसमें कुल 7 से लेकर 11 सदस्य होते हैं। तो भाषा समिति उसको रिपोर्ट देती है। तो 7 से 11 सदस्यों वाली समिति यह तय करती है कि किसको यह पुरस्कार मिलेगा। एक बात यहीं पर और ध्यान देने योग्य है कि अगर यह साहित्य पुरस्कार किसी एक भाषा को दे दिया गया तो अगले 3 वर्षों तक उस भाषा पर विचार नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए वर्ष 2019 में अंग्रेजी को यह पुरस्कार मिला, अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार को यह पुरस्कार मिला, तो 20, 21 और 22 तक यह पुरस्कार अंग्रेजी के क्षेत्र में नहीं दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि प्रत्येक भाषाओं को अवसर मिलेगा, हर लेखक को अवसर मिलेगा। तो ये कमेटी तय करेगी और इस कमेटी जो होती है उसके कार्यकाल को पीठ द्वारा भी बढ़ा सकती है कार्यकाल को, लेकिन ये जटिल प्रक्रिया होती है कि कमेटियों द्वारा गुजरेगा, कई कमेटियां होंगी, जांच करेंगी, जांच करने के बाद उनके साहित्य को देखा जाएगा कि उस साहित्य का प्रभाव क्या है सामाजिक, उसके बाद इसकी घोषणा की जाती है। तो एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। 5वें सवाल के ऊपर बढ़ते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्वरूप क्या प्रदान किया गया है। देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार में चूंकि साहित्य का पुरस्कार है और विख्यात लेखक होते हैं तो किसी अवार्ड है, पुरस्कार है, तो कैसे ऐसी लालसा तो होती नहीं कि नहीं ये चीज मिलेगा, लेकिन फिर भी एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, एक कांस्य की वाग देवी की मूर्ति यानी हमारी सरस्वती जी की उनको मूर्ति मिलती है
और उसके साथ ही वर्तमान में 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। और ये जो 11 लाख का नगद का पुरस्कार है, ये वर्तमान में दिया जाता है। अगर 1965 में हम जाएंगे तो 1965 में पुरस्कार के तौर पर अगर हम लोग नगद राशि की बात करें तो 1 लाख रुपए दिया जाता है। और ये 1 लाख का पुरस्कार चला वर्ष 2005 तक, और वर्ष 2005 में भारतीय ज्ञानपीठ संस्थान ने इस पुरस्कार को कर दिया 7 लाख रुपए। और वर्ष 2012 तक जो साहित्यकार होते थे उनको 7 लाख रुपए मिलते थे। और वर्ष 2012 से पीठ ने इस पुरस्कार की राशि कर दी 11 लाख रुपए। तो वर्तमान में अगर कोई साहित्यकार को ये पीठ पुरस्कार मिलता है तो उसमें उनको एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा कि भारतीय ज्ञानपीठ संस्थान का, एक वाग्देवी की कांस की प्रतिमा मिलेगी, और साथ ही 11 लाख रुपए का उनको पुरस्कार भी दिया। तो अच्छा, ये पुरस्कार की राशि 2012 से दी जा रही है 11 लाख रुपए। जी ठीक है, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में किन 2 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है? देखिए, वर्ष 2024 में यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ संस्थान के द्वारा एक उर्दू के क्षेत्र में मशहूर साहित्यकार, उर्दू के कवि हैं, कई फिल्मों में काम किए हैं, गुलजार जी को दिया गया है। और संस्कृत के क्षेत्र में श्री जगत गुरु भद्राचार्य जी को यह पुरस्कार मिला है। दोनों ही लोग अपने क्षेत्र के बड़े प्रकांड विद्वान और बड़े सामान्य सा जीवन रहा है। तो वर्ष 2024 में 2 लोगों को यह पुरस्कार मिला है। जगत गुरु से भद्राचार्य को संस्कृत भाषा के लिए मिला है, और कवि गुलजार जी को उर्दू भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया। तो क्या आप गुलजार जी का कुछ संक्षिप्त परिचय दे सकते हैं? देखिए, गुलजार जी की बात करेंगे तो एक सामान्य से परिवार में जन्म लिए। 1936 में पाकिस्तान प्रांत, देश के विभाजन के पहले उनका जन्म पाकिस्तान में हुआ, और विभाजन के बाद उनका परिवार पंजाब में आकर रह गया। और पंजाब में रहने के बाद वो मुंबई आ गए। वही होती कि जिसके पास प्रतिभा होती है तो मंजिल उसको अपने आप खुद ही खींचती। किसको पता था कि एक ऐसा कवि होगा जिसको सभी लोग सुनेंगे, सभी लोग अपनाएंगे, और पाकिस्तान में जन्म लेगा और भारत में उसकी कर्मभूमि बन जाएगी। तो गुलजार जी मुंबई में आए, और मुंबई में उन्होंने प्रारंभिक दौर में बहुत सामान्य सा काम करना प्रारंभ, मैकेनिक का काम करते थे। लिखने का शौक था तो लिखते रहते थे। बाद में कुछ निर्देशक डायरेक्टरों से उनकी मुलाकात हुई और उन्हीं का सहयोग करने लगे धीरे, और सहयोग करते 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 धीरे धीरे उन्होंने पेशा उसको बना लिया। और आज उर्दू के महान कवि के रूप में वो जाने जाते हैं। कई पुरस्कारों से भी उनको नवाजा गया। फिल्म के क्षेत्र में तो मतलब अनगिनत अवार्ड उनको मिले हैं, इसकी कोई गिनती नहीं फिल्म के क्षेत्र में। लेकिन फिर भी साहित्य के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा पुरस्कार भारत का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, कवि गुलजार जी को मिला है। ये बड़ी शख्सियत है। सब आप 5 मिनट में 2 मिनट में इनकी चर्चा करना मतलब इनके लिए भी अन्याय होगा। लेकिन फिर भी एक साधारण से परिवार में जन्म लिया वह एक व्यक्ति आज भारत के सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार तक पहुंचा है। तो बहुत ही मतलब मंजिल जो रही है वो युवाओं के लिए या अन्य लोगों के लिए मार्गदर्शक का काम करती है। तो ये गुलजार जी हैं। और अगर श्री जगत गुरु भद्राचार्य जी की बात करें तो वर्तमान में जो हमारी पीढ़ी है या लोग देख रहे हैं तो वो आंखों से उनको मतलब दिखता नहीं है, वो दिव्यांग यानी, और दिव्यांगों की एक लिपि होती है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के माध्यम से वो पढ़ते और लिखते। आपको जानकर के हैरानी होगी कि श्री जगत गुरु भद्राचार्य जी ने इस लिपि का नहीं प्रयोग किया। इस लिपि के माध्यम से उन्होंने कोई पढ़ाई करी। 1950 में इनका जन्म हुआ, जो कि पूरब का सिराज कहा जाता है भारत में। ईरान में सिराज है। और भारत में शिक्षा के लिए प्रसिद्ध केंद्र था जौनपुर, उत्तर प्रदेश का ही एक जिला है जिसे हम लोग पूरब के सिराज के नाम से जानते हैं, और गोमती नदी के तट पर है। वहीं पर इनका जन्म 1950 में हुआ। इसके बाद ये चित्रकूट में गए, और चित्रकूट में इन्होंने अपनी कर्मभूमि उसको बनाई, और वहीं पर ये लेखक का काम करने लगे। और जगत गुरु भद्राचार्य जी को 22 भाषाओं का ज्ञान। हम लोग तो 1-2 भाषाएं सीख लेते तो अपने आप को, लेकिन उन्हें 22 भाषाओं का ज्ञान, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि मतलब 22 भाषाओं का ज्ञान होना बड़ी बात है। और ये पुरस्कार तो उनको संस्कृत के क्षेत्र में मिला। इसके अलावा उनके 22 भाषाएं, कई पुस्तकें लिख चुके हैं, और आप उनको सुनिए तो लगेगा कि वो कितने विद्वान हैं। और जाहिर सी बात है, पुरस्कार मिला तो विद्वान तो हैं, लेकिन 22 भाषाओं का उनको ज्ञान है। और उन्होंने विकलांगों के लिए विद्यालय की भी स्थापना उन्होंने चित्रकूट में करी, जिसके वो आज मतलब जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक वो उसके कुलपति के रूप में, चांसलर के रूप में काम करेंगे। तो भद्राचार्य जी का धार्मिक के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, और धर्म में वो
सनातनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और लेख लिख करके संस्कृत को एक जो उसके स्थान है उसको भी दिलाने का काम श्री बद्राचार्य जी कर रहे हैं। तो सर, इस टॉपिक पे हमने आपसे विस्तृत चर्चा कर ली है। अब हम कुछ प्रश्न वन लाइनर पूछना चाहेंगे जिसका उत्तर हम आपसे वन वर्ड में चाहेंगे। तो आप बताइए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष से स्टार्ट हुआ था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 1965 यानी वर्ष 1965 से ये दिया गया और सबसे पहले ये मलयालम लेखक श्री जी शंकर कुरुप जी को दिया गया। तो 2023 तक अब तक कितने लोगों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है? अगर वर्ष 2024 में अगर इन 2 साहित्यकारों को ले लेंगे तो अभी तक का 64 लोगों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। किस वर्ष से अंग्रेजी भाषा इसमें शामिल की गई? वर्ष 2013 से अंग्रेजी भाषा को इसमें शामिल किया गया। उसके पहले 22 भाषाओं में भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची के तहत दिया जाता था। हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किस लेखक को मिला? हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार श्री सुमित्रा नंदन पंत जी को ये दिया गया है पहली बार। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में पहली महिला कौन थी जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? पहली महिला आशापूर्ण देवी जी थी जिनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो सर, आपसे ये चर्चा करके बहुत ही अच्छा लगा। ये सेशन बहुत अच्छा रहा। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो हमारा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। थैंक यू।